नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, सीरीज चल रही थी अपनी परिभाषाओं को लेकर के। डेफिनेशन बैंक के नाम से अपन ने रखी थी और कुछ हद तक अपन ने डेफिनेशन एक दो क्लासों पहले इसके माध्यम से समझ भी लिया था और एक दो क्लासों के माध्यम से इसको अपन ने एक्सप्लेन भी किया था और धीरे धीरे आपको मुझे लगता है कि आपको परिभाषाएं जो हैं काफी हद तक आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ परिभाषाएं नई होगी, नई तरीके की होगी, अलग अलग विषय से जुड़ी हुई होगी। दोस्तों, मैं परिभाषाएं टॉपिक वाइज न करा करके एक साथ में करवा रहा हूं। आपको जैसे उचित लगे, जिस तरीके से जहां जहां जैसे आपको परिभाषाएं जिस जगह पे लिखनी है उस जगह पे आप उन परिभाषाओं को क्या करोगे, उतार लेना है। तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, जैसा जैसा आपको ठीक लगे वहां से आपको क्या करना है, परिभाषाओं को उतार लेना है। तो मैं परिभाषाएं एक साथ में पढ़ा रहा हूं, कोई घबराने की जैसी दिक्कत नहीं है ना। समस्याएं थोड़ी चल रही है, इस चीज को मैं भी मानता हूं, लेकिन समस्याओं का समाधान केवल 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 यही है कि आराम से घर पे बैठ करके लंबी तैयारी करें दोस्तों, है ना। लंबी तैयारी, क्योंकि समय निकल गया ना फिर पछताओगे। क्योंकि आप अभी 2 महीने ऐसे गुजार दोगे, फिर अचानक से एग्जाम डेट आ जाएगी 1 महीने बाद एग्जाम में, फिर आप एकदम पूरे कांपते हुए ना हड़बड़ाहट से तैयारी करना शुरू करोगे कि इस महीने में 1 महीने में ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं। इससे अच्छा है कि सबसे पहले जो अपन को टाइम मिला है ना, उस टाइम का ही अपन को क्या कर देना है दोस्तों, यूज कर देना है, उस टाइम का उपयोग कर देना है और अपन को क्या करनी है, तैयारी शुरू रखनी है। तो तैयारी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है केवल आप नई सब्जेक्ट ही पढ़ो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो और उसमें रेगुलरिटी बना के रखो, नियमितता बना के रखो, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा काम है नियमितता। जहां पे नियमितता नहीं है ना, वहां पे कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। चलो संदर्भ आ गया तो कहानी सुना देता है। दो दोस्त थे, आपको पता है, एक मोटिवेशन की कहानी बहुत अच्छी, है ना। नियमितता हमेशा, रेगुलरिटी किसी भी काम की हो, जहां नियमितता है वहां पे सफलता है, जहां पे नियमितता नहीं वहां पे सफलता नहीं है। दो दोस्त थे, एक बार एक अच्छा दोस्त था, वो क्या करता था, रोज भगवान के दीपक जलाता था, है ना। दो दीपक जलाने के लिए जाता था, रोज उसका नियम था कि रोज शाम को उठकर, शाम को और सुबह दोनों टाइम भगवान के दीपक जलाता था। लेकिन एक दूसरा दोस्त और था, वो क्या करता, पहले वाला दोस्त जैसे दीपक जलाने के लिए जाता, वो भगवान के वहां दीपक जला करके आता, और दूसरा दोस्त पीछे पीछे जाता और उसको बुझा करके आ जाता, है ना। दोस्तों को, है ना, दोस्तों की कामयाबी थोड़ी कम पसंद है, तो वो क्या करता कि भाई भगवान इसको कहीं, है ना, अच्छा फल ना दे दे, उसके चक्कर में क्या करता, पीछे पीछे जाता और उस दीपक को बुझा करके आ जाता। एक दिन क्या हुआ, ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, पहला दोस्त दीपक जलाता, दूसरा बुझाता, पहला चलाता, दूसरा बुझाता। फिर एक दिन क्या हुआ ऐसे कि पहला वाला दोस्त जैसे ही दीपक जलाने के लिए जा रहा था, उसने बाहर जाकर के देखा कि भयंकर तूफान आ रहा है, चारों ओर से बारिश गिर रही है, इतनी बारिश, हवाएं, तेज हवाएं, तूफान टाइप। तो उसने, उससे लगा कि ऐसी बारिश में, ऐसी तेज हवाओं में यदि मैं दीपक जलाऊंगा तो भी ये दीपक बुझ जाएगा, जलने वाला तो है नहीं। तो वो जलाने के लिए गई ही नहीं, जलाने का क्या मतलब है, जलाऊंगा तो बुझ जाएगा। लेकिन वो तो नहीं गया, लेकिन बुझाने वाला दोस्त वहां पे पहुंच गया। फिर उसको भी पता है कि ऐसी बारिश में उसने दीपक नहीं जला होगा, वैसे ही बुझ गया, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच गया। वहां पहुंच गया तो चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया तो क्या हुआ कि भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। फिर उसका दोस्त एकदम संकोच में पड़ गया, उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं तो बहुत पाखंडी आदमी हूं, मैंने तो हर रोज आपकी दीपक को बुझाया है, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? दर्शन तो उसे देने चाहिए थे जो आपका दीपक जला रहा था। उसने कहा, नहीं दोस्त, मेरे दर्शन देने का समय निश्चित था कि मैं इतनी बजे इस दिन यहां पे प्रकट होऊंगा। तेरे दोस्त ने स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके अपनी नियमितता को तोड़ दिया, और तूने स्थिति और परिस्थिति को देख करके भी अपनी नियमितता को नहीं तोड़ा, इसलिए तूने दर्शन प्राप्त कर लिया और वो वंचित रह गया। इसीलिए आपकी सफलता भी एक दिन निश्चित है कि वो उसी दिन मिल जाएगी। लेकिन आप एक भी दिन यदि उस अपने क्रम को करने में चूके, अपनी नियमितता को तोड़ने में चूके, हो सकते हो कि बड़ी से बड़ी सफलता से भी क्या हो जाओ दोस्तों, रह जाओ। एक बारिश की वजह से, दीपक नहीं जलाने की वजह से वो भगवान के दर्शन करने से वंचित रह गया दोस्तों। तो रेगुलरिटी सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन आज एक संदर्भित बात आ गई तो मैंने कहा आपको सुना देता हूं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, रेगुलरिटी ही आपको सक्सेस दिला सकती है। इसलिए जोश में रहें, हिम्मत के साथ में रहें, है ना, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। आइए बिना टाइम गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन की पहली डेफिनेशन आज की क्या रहेगी दोस्तों? आज की अपन डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, पहली डेफिनेशन निकालते हैं अपनी। आज पार्ट 3 जो है अपन पढ़ेंगे, और पहली डेफिनेशन जो होगी अपनी वो ये होगी दोस्तों। पहली डेफिनेशन जो होगी अपनी वो ये होगी, अभी मूल्यांकन और मापन की डेफिनेशन ही अपन की चल रही है। मूल्यांकन और मापन को ही अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन मापन ही अपना चल रहा है। तो मूल्यांकन मापन की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली जो आज परिभाषा रहेगी वो ये इस तरीके की रहेगी। मूल्यांकन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों? मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों? मूल्यांकन के अंतर्गत। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से
जो उत्तम एवं वांछनीय होता है, इस वांछनीय को ही आप उत्तम कह सकते हो, उसी का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत उन चीजों का, उन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम हो, दोनों की दृष्टि से सही हो, दोनों की दृष्टि से वांछनीय हो दोस्तों। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भी। मूल्यांकन के अंतर्गत किसका उपयोग किया जाता है, जो व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से सही हो। मतलब मूल्यांकन में उन्हीं क्रियाओं को जोड़ा जाएगा, उन्हीं प्रक्रियाओं को जोड़ा जाएगा जो व्यक्तिगत रूप से भी वही हो और जो सामाजिक रूप से भी सही हो। जो दोनों रूप से सही होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, उसके अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो समाज और व्यक्ति की दृष्टि से बिल्कुल सही होता है ना, उसी का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी का भी प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, तो ये परिभाषा दी गई है रेमर्स एवं गेज। ये दो शिक्षा शास्त्री थे। लगभग शिक्षण विधियों के अंतर्गत जितने भी शिक्षा शास्त्री आएंगे वो लगभग कैसे आएंगे दोस्तों, दोनों साथ में आएंगे, है ना। दो दो शिक्षा शास्त्री हमेशा साथ में आते हैं। बहुत कम जगह आपको ऐसा मिलेगा जहां पे कोई सिंगल शिक्षा शास्त्री आया हो या अकेला शिक्षा शास्त्री आया हो और उसने कोई डेफिनेशन दे दी हो। तो पहली डेफिनेशन क्या रहेगी अपनी, रेमर्स एवं गेज के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है दोस्तों। क्या दी गई, एक बार मेरे साथ वापस दोहरा लेना। ये दी गई कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, तो यह परिभाषा दी गई है रेमर्स एवं गेज के द्वारा। भाई किसके द्वारा दी गई है, रेमर्स एवं गेज के द्वारा। देखते हैं अगली परिभाषा क्या आएगी। अगली परिभाषा की दोस्तों यदि अपन बात करें, अगली परिभाषा जो अपनी आ रही है वो आ रही है बीएस ब्लूम की। बीएस ब्लूम ने, क्योंकि बीएस ब्लूम ने ही मूल्यांकन दिया था भाई, है ना। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण के अंतर्गत जो है ना मूल्यांकन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन का जो भाग दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, बीएस ब्लूम के द्वारा ही दिया गया था। ब्लूम का बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि हर्बर्ट ने जब पंचपदी दी थी उसी पंचपदी को आगे बढ़ाते हुए ब्लूम ने उद्देश्य और मूल्यांकन को शिक्षण के अंतर्गत ऐड कर दिया था। तो बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है, देखिए। बीएस ब्लूम जो है वो कहते हैं कि मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशीलता की जांच की जाती है। देखो ब्लूम साहब क्या कहते हैं, समझने की कोशिश की। ये कह रहे हैं मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है। मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशीलता की जांच की जाती है। देखिए कल जो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी वो भी परिभाषाएं लगभग लगभग इसी टाइप की थी। देखिए लगभग सारे शिक्षा शास्त्रियों ने जो बात की है मिलती जुलती बात की, उनकी बातों में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो यहां पे भी जो ब्लूम साहब ने जो बात कही दोस्तों वो भी मिलती जुलती बात है। मिलती जुलती बात कैसी है दोस्तों, कि देखिए ये कह रहा है कि मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है। योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था कैसे है दोस्तों, ये कह रहा है कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है, उस योग्यताओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये इसकी एक व्यवस्था है कि हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक योग्यता होती है, जो उस योग्यताओं का नियंत्रण की व्यवस्था है कि किस हद तक उसे पता है और किस हद तक पता नहीं है, जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशीलता की जांच की जाती है। शिक्षण का मतलब जो आप कक्षा कक्षा में बालकों को पढ़ा रहे हो, और अधिगम का मतलब जो आपने कक्षा कक्षा में बालक को पढ़ाया है, जिसका आपने शिक्षण करवाया है, उससे बालकों को जो अनुभव प्राप्त होंगे उसे हम कहेंगे अधिगम अनुभव। तो ये कह रहा है कि जो आपने शिक्षण करवाया है और जो बालकों को आपने अधिगम अनुभव की क्रिया करवाई है, वो अधिगम अनुभव की प्रक्रिया और आपके द्वारा कराया गया शिक्षण, ये दोनों कितने प्रभावशाली रहे हैं, इन दोनों का प्रभाव बालक के ऊपर कितना पड़ा है, इन दोनों की वजह से बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, बालक के पहले से व्यवहार में और शिक्षण कराने के बाद में व्यवहार में कितना अंतर आया है, इस चीज की जांच करना ही क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो बीएस ब्लूम की ने जो अवधारणा दी थी, बीएस ब्लूम ने जो मूल्यांकन को समझाया था, क्योंकि बीएस ब्लूम ने आपको पता हो तो एक त्रिभुज की आकृति लेकर के भी मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया था, जिसने सबसे ऊपर क्या रखे थे, अपने उद्देश्य रखे थे। एक तरफ अधिगम अनुभव रखे थे और एक तरफ उन्होंने क्या रखे थे, मूल्यांकन रखे थे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करो, उसके बाद में शिक्षण कराओ जिससे बालकों को अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे, और उसके बाद में क्या ले लो, मूल्यांकन ले लो। बालक ने कितना प्रतिशत सीखा है वो ठीक है, जितना प्रतिशत नहीं सीखा है उसके वापस उद्देश्य का निर्माण करो, फिर से पढ़ाओ, फिर से मूल्यांकन लो। ये प्रक्रिया तब तक चलने दो जब तक बालक 100% सीख नहीं जाता है। ये ब्लूम ने उदाहरण
की थी, जो मैंने आपको स्पष्ट भी करते हुए आपको क्या किया था, मैंने आपको समझाया भी था दोस्तों। अब देखिए, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो यह परिभाषा दी गई है बी एस ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बी एस ब्लूम के द्वारा। क्लियर यहां तक? एक बार मेरे साथ वापस दोहराना, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। देखिए नेक्स्ट परिभाषा, अगली परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? अगली परिभाषा क्या कहती है? अगली परिभाषा कह रही है आपको, मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है। मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। वेस्ले नाम के शिक्षा शास्त्री ने यह परिभाषा दी थी भाई। कौन सा शिक्षा शास्त्री ने दी थी भाई? वेस्ले नाम के शिक्षा शास्त्री ने यह परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? देखो, मैं हर एक परिभाषा को आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी डेफिनेशन को कोई नहीं समझाता, है ना? डेफिनेशन को भी मैं खोल खोल करके समझा रहा हूं कि ये क्या कहना चाहती है, ये परिभाषा क्या कह रही है। एक एक भाग, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूं दोस्तों। भले दो परिभाषाएं एक क्लास में कम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अपन आधे घंटे क्लास में 5 या 7 परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन परिभाषाओं को पूरा एक डिटेल के साथ में एक अलग ही तरीके से पढ़ेंगे, ताकि वो अपने दिमाग में ना एक बार जम जाए कि क्या होता है इसके अंतर्गत और क्या नहीं होता है। अब देखो, ये कह रहे हैं मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वेस्ले के द्वारा। आइए परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता के निर्णय लेने के सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। ये कह रहा है मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है, एक समावेशी धारणा है, सबकी एक जैसी धारणा, समावेशी धारणा है। जो परिणाम आने वाले हैं, जो परिणाम बालकों की योग्यताओं के निकालने हैं, जो परिणाम बालक के व्यवहार में परिवर्तन जो है उनके निकालने हैं, उनके गुण, महत्व की प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए संकेत करता है। यानी कि बालक में प्रभाव जो आपने अध्ययन करवाया था या जो बालक में परिवर्तन लाया था, उस परिवर्तन के वो कितना प्रभावी रहा, उसका कितना महत्व रहा, बालक में कितने गुण की उसमें जो वृद्धि हुई है ना, उनकी गुण और महत्व की प्रभावशीलता क्या रही है, इसकी जांच करने की ओर संकेत करता है कि यह जांच आप केवल मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हो। यह साधनों की ओर संकेत करता है कि इस साधनों के माध्यम से इसकी जांच आप कर सकते हो। तो ये आप इसको सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अधिगम अनुभव को जांचने के साधनों की ओर संकेत करता है कि किस किस माध्यम से आप बालकों के अधिगम अनुभव को जांच सकते हो। मूल्यांकन भी एक प्रकार का वैसा ही एक साधन है। यह बात कौन कहना चाह रहा है दोस्तों? तो यह बात कहना चाह रहे हैं वेस्ले महोदय। एक बार परिभाषा को दोहरा लेना आप भी कि मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। अगली डेफिनेशन क्या कहती है सुनिए। अगली डेफिनेशन कहती है दोस्तों, मुफात नाम के। देखो, इन्होंने मुफात में बहुत जगह परिभाषा दी है ना, आप आगे जाकर के एसएसटी भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी इनकी बहुत परिभाषा है कि मुफात बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत इन्होंने किस प्रकार की परिभाषा दी। मूल्यांकन के अंतर्गत इन्होंने बताया कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहली बात इन्होंने बताई कि मूल्यांकन जो है ना वो कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है ना, नियमित चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। दूसरी की बात करें, जो विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती हैं। ये निरंतर चलने वाली बात अपन ने कल की क्लास में भी पढ़ी थी कि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा विभाग ने भी यह बात बताई थी, शिक्षा आयोग के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसमें भी यह बात बताई गई थी। अब ये कह रहा है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है। औपचारिक का मतलब क्या हो गया कि जो कक्ष में आपने सिखाया है, जो बालक विद्यालय में किस लिए आता है? शिक्षण करने के लिए आता है। तो शिक्षण के दौरान जो बालकों को आपने सिखाया वो बालक के लिए औपचारिक होगा, वह बालक के लिए क्या होगा? औपचारिक होगा। जैसे मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूं, यह आपके लिए औपचारिक है।
क्योंकि आपके रीट एग्जाम में अभी मैंने आपको दो दोस्त वाली कहानी सुनाई, ये आपके लिए अनौपचारिक है, भले ये शिक्षाप्रद है, आपके जीवन में उपयोगी, लेकिन अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या होगा, ये आपके उस लक्ष्य की ओर नहीं ले जा रही है जिस लक्ष्य की ओर आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अनौपचारिक कहलाएगी। तो ये कह रहा है कि मूल्यांकन एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया, एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती हैं। औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि का मतलब वास्तविकता में बालक को जो सिखाया जाना चाहिए था या वास्तविकता में जो बालक को सिखा रहे हैं उसकी उपलब्धि कितनी रही है, इसकी क्या करती दोस्तों, अपेक्षा करती हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा दी गई है मुफात मोहब्बत के द्वारा। कहीं कहीं इनका नाम मुफात भी लिखा हुआ था, तो दोनों सही है, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। देखिए परिभाषा एक बार वापस मेरे साथ में दोहरा लीजिए कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा दी गई है दोस्तों मुफात महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई दोस्तों, मुफात महोदय के द्वारा। देखिए अगली परिभाषा, अगली परिभाषा क्या कहती है, अगली परिभाषा है दोस्तों क्लार एवं स्टार की। बहुत अच्छी परिभाषा, ये भी अच्छे शिक्षा शास्त्री थे दोनों दोस्तों। कभी 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 समय निकाल करके है ना, आप इन शिक्षा शास्त्रियों के बारे में अध्ययन भी कर लिया करो। जैसे आप फ्री बैठे रहते हैं, अपन फ्री का मतलब जैसे मोबाइल तो चलाते ही हैं दिन भर है ना, फ्री होंगे तो व्हाट्सएप पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, वहां पे ये एक टाइम पास का जरिया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चलाते, हम भी व्हाट्सएप चलाते हैं, जब फ्री होते हैं तो दिन दिन भर तक चला लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी सारी चीजें यूज करने जैसी करिए। लेकिन जब भी आप अभी हम लोग लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें जितना ज्ञान, ये एक उम्र है ज्ञान प्राप्त करने की, तो जितने अनुभव प्राप्त कर सकते हो उतने अनुभव यहां से आपको क्या करना है दोस्तों, प्राप्त करना है। तो ये जितने भी शिक्षा शास्त्री आते हैं ना, उनको आप गूगल सर्च कर करके, नेट सर्च करके, या कोई ऑथेंटिक पुस्तक हो तो वहां पे सर्च करते हुए हर शिक्षा शास्त्री के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखा करो। कौन था, उसने कहां से अध्ययन किया, कैसे किया, क्या क्या नहीं किया, किस किस तरीके से तैयारी की। इसमें आपको नए नए आइडिया भी आएंगे, पढ़ने के नए नए तरीका भी आएंगे, और आपका दिमाग है ना वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इन शिक्षा शास्त्रियों के बारे में जानकारी रखो, कभी मौका मिलेगा और एग्जाम ये रीट्वीट होने दो, जब है ना रीट्वीट पूरी हो जाएगी तब मैं ऐसी क्लासेस लगाऊंगा, हर शिक्षा शास्त्री के बारे में पूरा परिचय दूंगा, कहाँ इनका जन्म हुआ था, किस जगह पे हुआ था, क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, किस तरीके से शिक्षा में ये आए, क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या उनके जीवन की समस्याएं रही, कैसे कैसे उन्हें समस्याओं का समाधान निकला, इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो इनके बारे में आप भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते रहो, इससे आपकी पर्सनैलिटी का भी विकास होगा दोस्तों, है ना, व्यक्तित्व का भी विकास होता है। इससे क्या होता है, टॉपिक क्लियर भी हो जाते हैं साथ साथ में। तो जब भी फ्री रहो तो गूगल सर्च करके ऐसी ऐसी चीजें आप थोड़े बहुत पढ़ा करो। तो देखो क्लार एवं स्टार क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मूल्यांकन वह निर्णय का विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। देखो बहुत ही सिंपल परिभाषा दी थी मूल्यांकन को समझाने की, इससे सरल डेफिनेशन और क्या होगी। इन्होंने कहा है मूल्यांकन वह निर्णय का विश्लेषण है, यानी कि एक निर्णय का विश्लेषण मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन एक निर्णय का विश्लेषण है कि किस तरीके से हमें निर्णय लेना है, उसका एक भाग है, उसका एक डिवाइड किया हुआ एक अंग है, विश्लेषण है ना, जो कि ना जो विद्यार्थियों के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। अर्थात विद्यार्थी विद्यालय में आने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उन कार्यों से अध्यापकों को कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, और उन सूचनाओं के आधार पर ही बालकों का निर्णय लिया जाता है, बालकों का सूचनाओं के आधार पर उसका निर्णय निकाला जाता है कि बालक को कितने अनुभव प्राप्त हुए, कितना उसने सीखा है, कितना परिवर्तन आया है। ये सब किसके आधार पर निकालते हैं, बालकों के द्वारा किए गए कार्यों की सूचनाओं के आधार पर। जैसे बालक परीक्षा भी दे रहा है, लिखित परीक्षा दे रहा है तो कार्य कर रहा है, मौखिक परीक्षा दे रहा है तो कार्य कर रहा है, प्रायोगिक परीक्षा दे रहा है तो कार्य कर रहा है, ये सब क्या है, कार्य है। इनके द्वारा क्या प्राप्त होगी, आपको सूचनाएं प्राप्त होगी, और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आप क्या करोगे, कुछ न कुछ निर्णय निकालोगे। तो मूल्यांकन के संदर्भ में क्लार एवं स्टार दोनों शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा देते हुए कहा है कि मूल्यांकन वह निर्णय का विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है दोस्तों, सूचनाओं से निकाला जाता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा दी गई है क्लार एवं स्टार के द्वारा। वापिस एक बार परिभाषा पढ़ लेना कि मूल्यांकन वह निर्णय का विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। किसके द्वारा दी गई है, क्लार एवं स्टार के द्वारा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये बार बार आपके दिमाग में छप जाए दोस्तों। तो साथ साथ में आपके मैं 5 मिनट आपको समझाता हूं ना, तो कान भी शुरू रखिए और आंखें भी खुली रखिए। इस परिभाषाओं को भी बार बार है ना पढ़ते रहिए दोस्तों। पढ़ना भी क्या होता है इससे कि आपको थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त होगी और आपको आपकी आंखों में ये परिभाषाएं छप जाएगी। देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा एडलर।
एडगर नहीं है दोस्तों, एडलर है ना। मनोविज्ञान आपने पढ़ी होगी तो एडलर के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने, है ना। अब ये एडलर महोदय मूल्यांकन के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मूल्यांकन बालक बालिकाओं की योग्यता निर्धारण करने वाली क्रिया है। देखो इन्होंने शिक्षार्थी नाम ना जोड़ करके इन्होंने क्या नाम जोड़ दिया, बालक बालिकाओं। ये बालक बालिकाओं को अपन एक साथ जोड़ेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, शिक्षार्थी। तो मूल्यांकन बालक बालिकाओं की योग्यता निर्धारण करने वाली क्रिया है। अर्थात इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक प्रकार की क्रिया है जो बालक और बालिकाओं की योग्यता का निर्धारण करती है। योग्यता का निर्धारण करने का मतलब होता है कौन सा बालक कितना जानता है, कौन सी बालिका कितना जानती है, किस बालक को किस विषय में कितना नॉलेज है, कौन सा बालक किस विषय में कितनी योग्यता रखता है। तो ये योग्यता, इसका निर्धारण करना ही एक प्रकार का मूल्यांकन है। जैसे मान लीजिए कि किसी बालक के हिंदी में 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, है ना, गणित में 100 में से 45 नंबर आ रहे हैं, तो इससे क्या निर्धारण हो गया कि बालक गणित विषय में केवल 45% जानकारी रखता है, जबकि हिंदी विषय में कितनी जानकारी रखता है, 90% की जानकारी रखता है। तो यानी कि अब जो आपने जो ये मूल्यांकन लिया है, इससे क्या योग्यता का ही तो निर्धारण हुआ कि ये बालक इतना जानता है और ये बालक इतना नहीं जानता है। योग्यता का निर्धारण करने वाली एक क्रिया है। जैसे बालक के 65% बने या 85% बने। अब जिसके 85% बने, मतलब मान लीजिए 9th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके 85% बने, मतलब उसने 9th क्लास में 85% तक जानकारी प्राप्त कर रखी है। बस सिंपल सी बात है। और किसी बच्चे के मान लीजिए कि 65% बने, तो उसने उस क्लास में 65% जानकारी प्राप्त कर रखी है। तो एडलर जो महोदय थे, उन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी कि मूल्यांकन बालक बालिकाओं की योग्यता निर्धारण करने वाली क्रिया है। वे कैसी क्रिया है, योग्यताओं का निर्धारण करने वाली क्रिया है। इसे हम क्या, यह किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, एडलर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, एडलर के द्वारा। चलते हैं अगली परिभाषा पर। अगली परिभाषा क्या कह रही है, तो बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं आ रही है दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम के अंतर्गत छोटी परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाती है, या बड़ी परिभाषा यदि पूछी जाएगी ना, तो बड़ी परिभाषाओं में से कोई एक जो हाईलाइट पंक्ति होगी, जो मेन पंक्ति होगी, जो इस परिभाषा को पूरी स्पष्ट करती है, उस पंक्ति को ही बाहर निकाला जाएगा। तो ये इतना सा आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मूल्यांकन शैक्षिक व सामाजिक प्रक्रमों की परीक्षा है। क्रानबेक नाम के शिक्षा शास्त्री थे। क्रानबेक ने कल भी एक परिभाषा दी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ये दूसरी परिभाषा है उनकी कि मूल्यांकन शैक्षिक व सामाजिक प्रक्रमों की परीक्षा है। शैक्षिक और सामाजिक प्रक्रम क्या होता है, इसको समझिए पहले। शैक्षिक का मतलब आप समझ गए, सामाजिक का अर्थ भी आप जानते हो। प्रक्रम का मतलब होता है शैक्षिक व समाज में उन्नति करने के लिए एक क्रम निर्धारण किया हुआ है, जिससे आपकी योग्यताओं के आधार पर, आपकी अवधारणाओं के आधार पर, आपके अनुभवों के आधार पर आपकी उपलब्धि को निश्चित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि मूल्यांकन शैक्षिक सामाजिक प्रक्रमों की परीक्षा है कि बालक समाज में और शिक्षा में कितना कर रहा है, कितनी योग्यता प्राप्त कर रहा है, कितनी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, कितनी उपलब्धि नहीं कर रहा है, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसकी परीक्षा को ही मूल्यांकन कहते हैं। इसकी जो जांच कर रहे हो ना, वही मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसके द्वारा बताई गई है, तो यह परिभाषा जिस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई थी दोस्तों, उसका क्या नाम था, क्रानबेक। भाई क्या नाम था उसका, क्रानबेक नाम का शिक्षा शास्त्री था। तो मूल्यांकन शैक्षिक व सामाजिक प्रक्रमों की परीक्षा है। किसकी परीक्षा है दोस्तों, शैक्षिक और सामाजिक प्रक्रमों की परीक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा दी गई है क्रानबेक के द्वारा। भाई किसके द्वारा दी गई है, क्रानबेक के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। चलते हैं अगली परिभाषा पर। ये देखिए अगली डेफिनेशन, डंडेकर। डंडे, मैंने कल भी आपको बता दें, डंडेकर ने भी इस मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत डंडेकर ने बहुत सारी परिभाषाएं दी। ये बहुत बढ़िया शिक्षा शास्त्री था। कई कई जगह पे इसका नाम डंडेकर आता है, कई जगह पे इसका नाम डांडेकर आता है, कई जगह पे इसका दंडेकर भी दे रखा होगा। ये तीनों नाम एक ही, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए थे। जब अपन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो कोई डांडेकर करता है, कोई डंडेकर करता है, कोई दंडेकर करता है, अपने हिसाब से अपन कर लेते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों को बैंक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को, बैंक नहीं है दोस्तों यहाँ पे ना, बैंक शब्द गलत है। शैक्षिक उद्देश्यों को बैंक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को, बैंक नहीं है यहाँ पे ना, शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ पे बैंक की जगह पे कोई दूसरा शब्द बैंक नहीं है यहाँ पे ना, ये गलत शब्द है ना। जब ये पीपीटी भी आपके पास में आएगी तो इसको गलत कर देना, बैंक नहीं है यहाँ पे। उद्देश्यों को बैंक द्वारा
शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, ये जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा कई शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से दी थी। दांडेकर ने भी उसी परिभाषा को बदल करके दे दी। क्या परिभाषा दे दी कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। ये बैंक द्वारा शब्द गलत छप गया अंदर है ना, इसको मैं हटा भी दूंगा या भी हटा देना। तो मूल्यांकन जो आपने पढ़ाने से पहले, शिक्षण कराने से पहले जिन उद्देश्यों का आपने निर्माण किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, उस किस सीमा तक उस उद्देश्य को हमने प्राप्त कर लिया है, इसको जानने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब मैंने मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, पहले पेपर बनेगा, फिर पेपर दोगे, जांच की जाएगी, एक क्रम है, पहले शिक्षण करवाया जाएगा, अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये कह रहा है कि जो उद्देश्य आपने निर्माण किए थे कि मुझे बालक के व्यक्तित्व के अंदर यह परिवर्तन चाहिए, तो वास्तविकता में बालक के अंदर वह परिवर्तन आया है या नहीं आया है, इसकी जांच का मतलब यही हो गया कि आपके उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई। तो जो उद्देश्य आपने बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, या कितने उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, या उस उद्देश्य किस सीमा तक हमें प्राप्त हुए हैं, यह जानने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उसे हम क्या कहेंगे? मूल्यांकन कहेंगे। और यह परिभाषा जिसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, उसका क्या नाम था? दांडेकर भी। क्या नाम था? दांडेकर। ये हो जाता है ना कभी कभी प्रिंट का, तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना, उसमें बिल्कुल सही मिलेगा आपको, है ना। अब आते हैं आपके योक्कम योक्कम एवं सिम्पसन। मापन मूल्यांकन के बाद में यह बहुत अच्छी परिभाषा आई है। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से यह परिभाषा दी गई। उपचारात्मक शिक्षण को लेकर के यह परिभाषा दी गई है दोस्तों। क्या कहा है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयोग करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करें। ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयोग करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करें। देखिए, पहले तो उपचारात्मक शिक्षण मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको जानकारी पता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही क्या होता है कि बालक का उपचार करना, कि बालक में जो जो समस्या आ रही है उस समस्या का पता लगा करके उसका उपचार करना, वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है ना। निदान के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उपचार कहलाती है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है ना। उपचार शब्द जो है ना, संस्कृत के औषधि शास्त्र से लिया गया है, और जिसका मतलब भी क्या होता है? दोष दूर करना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोष दूर करना, या सभी प्रकार के दोषों को दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो ये कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयोग करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करें। यानी कि ये कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार की विधि है, यानी कि एक विधि कह सकते हो आप, जो क्या करता है, बालक की जो छात्र की जो कुशलता है, छात्र के जो विचार है, छात्र की जो योग्यता है, छात्र जो सोच, विचार का मतलब क्या होगा? ज्ञान। क्योंकि मैंने आपको ये हर्बर्ट की पंचपदी पढ़ी थी ना, कि विचार, उसने परिभाषा दी थी कि नहीं दी थी पाठ योजना के बारे में, कि बालकों को विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण कर देना ही शिक्षा है। तो विचार क्या है? शिक्षा है, ज्ञान है एक प्रकार का। तो कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करती है। ये कह रहा उपचारात्मक शिक्षण विधि उस विधि को खोजने का प्रयास करती है, एक तरीका है, एक उस विधि के, किसी विधि के द्वारा यह खोजने का प्रयास करती है कि बालक की योग्यताओं में, बालक की कुशलताओं में, बालक के विचारों में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, किसी प्रकार का कोई दोष रह गया है, उस त्रुटि या दोष को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर वो क्या करता है? इस विधि को खोजने का प्रयास करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से योक्कम एवं सिम्पसन नाम के दो शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने यह परिभाषा दी है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयोग करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करें, है ना। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा दी गई है ये योक्कम एवं सिम्पसन नाम के शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट परिभाषा। देखिए अगली परिभाषा भी उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में ही दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है, इसको भी अपन एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यह परिभाषा दी गई है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इन दोष व दोष के कारण को खोजना एवं निराकरण करना। ब्लायर नाम के शिक्षा शास्त्री थे। क्या नाम था दोस्तों? शिक्षा शास्त्री का नाम क्या था? ब्लायर। ब्लायर नाम के शिक्षा शास्त्री ने एक परिभाषा दी और परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करते हुए आप लोगों को बताया है। क्या बताया है इन्होंने? कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। क्या है दोस्तों? ये कि दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, यानी कि आप अध्ययन करवा रहे हो, बालक अध्यापन कर रहे हैं, यदि अध्ययन अध्यापन में कोई दोष है,
कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को पता लगा करके दूर करना इसका मुख्य कार्य है। किसका मुख्य कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण का। अध्ययन अध्यापन के दौरान जो त्रुटियां आई हैं उन त्रुटियों को पता लगा करके उन त्रुटियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का क्या है दोस्तों? प्रमुख कार्य कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य इन दोषों व दोष के कारणों को खोजना और निराकरण करना है। और उपचारात्मक शिक्षण के इस मुख्य लक्ष्य की बात करें, इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट है कि अध्ययन अध्यापन के दौरान जो दोष आए हैं उन दोष के कारणों को खोजना कि ये त्रुटि बालक में आई है तो बालक में किस वजह से ये त्रुटि आई है, ये त्रुटि आने के पीछे क्या कारण था, पहले तो उस कारण का पता लगाना। जब उस त्रुटि के कारण का पता लग जाए तो फिर उसका क्या कर देना? सॉल्यूशन कर देना, उसका निराकरण कर देना ही उपचारात्मक शिक्षण है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई दोस्तों ब्लायर के द्वारा। ब्लायर क्या कहते हैं कि अध्ययन अध्यापन के दौरान दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। यदि अध्ययन अध्यापन में कोई दोष है तो उसको दूर करना भी इसका प्रमुख कार्य है। और इसके मेन लक्ष्य की यदि बात की जाए तो प्रमुख लक्ष्य क्या होगा उपचारात्मक शिक्षण का? कि दोष व दोष के कारणों को खोजना एवं उसका निराकरण करना ही क्या कहलाएगा? आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो यह परिभाषा दी गई है ब्लायर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? ब्लायर महोदय के द्वारा। कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इन दोष व दोष के कारण को खोजना एवं निराकरण करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ब्लायर के द्वारा। क्लियर? चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन क्या कहती है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ये भी कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। बाइनिंग नाम के शिक्षा शास्त्री ने बहुत सिंपल परिभाषा दी कि शिक्षण विधि के बारे में यह बताया। शिक्षण की परिभाषा आई है यहाँ पे। देखो शिक्षण पढ़ रहे हैं अपन, मैंने आपको शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ाया दोस्तों क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके केवल जो जो टॉपिक दिए हुए मैंने वही बता दिया। मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण क्यों कराया जाता है, शिक्षण विधियां किसे कहते हैं, इनके मुख्य दोष गुण वगैरह क्या होते हैं, इनके प्रभाव कौन से, शिक्षण के कौन कौन से शास्त्र, ये मैंने बातें आपको नहीं बताई क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। लेकिन अब अपन को समय मिला है ना तो अपन को पढ़ लेंगे। बाय द वे मान लो कि आधार सीमा से भी कोई प्रश्न उठा करके पूछे तो बता दी। तो अब जो मैं आपको थ्योरी क्लासेस करवा रहा हूं ना उसमें मैं शिक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा कि शिक्षण कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहले कौन से महाविद्यालय में इसका प्रयोग किया गया, कौन कौन से शिक्षा शास्त्रियों ने क्या क्या योगदान दिया, सारी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहले परिभाषा चल रही तो इसकी परिभाषा में लेकर के आया हूं। शिक्षण के संदर्भ में यह परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यानी कि शिक्षण की एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, उसमें शिक्षण विधि एक गतिशील कार्य के रूप में कार्य। गतिशील का मतलब शिक्षण विधि कभी भी बंद नहीं रहती। आप शिक्षण करवा रहे हो, शिक्षण विधि हमेशा रेगुलर चलती रहेगी, नियमित चलती रहेगी, शिक्षण विधि कभी भी रुकेगी नहीं। यह गतिशील होती है। गतिशील का मतलब क्या होता है? रेगुलर ये काम करती रहेगी, रेगुलर आगे बढ़ती रहेगी, इसमें कभी भी इसकी रुकावट नहीं आएगी, ये कभी भी रुकेगी नहीं। क्योंकि आप पढ़ा रहे हो ना तो शिक्षण विधि जायज, शिक्षण विधि क्या करे? गतिशील है। शिक्षण विधि अपने आप काम चलती रहेगी, शिक्षण विधि साथ साथ में क्या करती रहेगी दोस्तों? चलती रहेगी। शिक्षण विधि कभी भी रुकती नहीं है, शिक्षण विधि रेगुलर चलती रहती है। क्लियर यहाँ पे? तो शिक्षण विधि गतिशील कार्य है। बाइनिंग ने शिक्षण के बारे में एक परिभाषा दी थी, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। क्योंकि पढ़ाने में जब भी आप क्लास में घुसोगे उस समय से लेकर क्लास छोड़ने तक कहीं ना कहीं शिक्षण विधि का प्रयोग होता रहेगा। चाहे प्रस्तावना करो, कुछ भी करो, शिक्षण विधि का प्रयोग तो हमेशा होगा। कहीं ना कहीं शिक्षण विधि तो काम करेगी ही करेगी। तो शिक्षण विधि एक गतिशील कार्य है। यह बात किसके द्वारा बताई गई है दोस्तों? यह बात जिस शिक्षा शास्त्री के द्वारा बताई गई है उसका क्या नाम है दोस्तों? बाइनिंग। भाई क्या नाम है उसका? बाइनिंग नाम है। तो ये थी दोस्तों आज की जो अपनी आज की क्लास में जो अपनी शिक्षण विधियों की डेफिनेशन जो थी दोस्तों, यहां अपने क्या हो जाती है? आज की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है दोस्तों। तो 10 से 11 डेफिनेशन को आज भी हमने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं रोज कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे 8-10 हाँ, मैं आवाज को मैं खुद सुनता हूं, टेंशन मत लो है ना। जैसी जैसी आवाज में दिक्कत आती है तो मैं कभी धीरे जोर से हो सकता हूं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज भी करने की कोशिश कीजिए। मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं कुछ ना कुछ। और क्लासेस आपके पास में देखिए किसी अभाव में भी आपके पास में उपलब्ध हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगली क्लास में ऐसी नई डेफिनेशन को लेकर के। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करके रखिए, अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज है
अभी आप कमजोर हो गए ना दोस्तों, ये आपके लिए कभी कभी कोई भारी समस्या पड़ सकती है दोस्तों। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप से फैल रही है, आप भी स्वस्थ रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। छोटी सी लापरवाही आपके लिए कभी भी भयानक साबित हो सकती है दोस्तों। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने तैयारी को मजबूती के साथ, नियमितता के साथ, एक कठोर परिश्रम के साथ उसको चालू रखें। हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नई डेफिनेशन के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।